सर्वप्रथम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के सर और समस्त आत्मिक बंधुओं को मेरा शत नमन। आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर्स वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर। तो आज हमारे बीच आरती सुमेश जी हैं जो हमें ध्यान भी कराएंगी और विजडम भी शेयर करेंगी। वेलकम आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर। थैंक यू। वेलकम। ध्यान शुरू करें। हाँ जी। मैं म्यूजिक ऑन कर दूंगी। सॉरी मास्टर, मेरा मदर इन लॉ का मोबाइल है, वो अनलॉक ही नहीं हो रहा है। मैं जस्ट 1 सेकेंड में आ रही। सॉरी मास्टर्स। श्री पितामह महाअवतार बाबा जी और गुरु मंडल के सभी गुरु तत्व को अपने इस ध्यान में आमंत्रित करते हैं। एक सुंदर श्वास लेना है मास्टर। डीप ब्रीथ करना है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। चाहे तो आप मुंह से भी श्वास को छोड़ सकते हैं। ध्यान स्थिति में बैठ के और एक बार लंबा गहरा श्वास लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। और एक बार श्वास लेना है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। अब आधा घंटे हम ध्यान करेंगे, आनापानसति ध्यान। आंखें बंद ही रखेंगे, शरीर को स्थिर रखेंगे और अब अपनी जागरूकता नासिका के पास लेके जाएंगे। पूरी जागरूकता के साथ आने वाली और जाने वाली श्वास को हमें देखना है, महसूस करना है। सहज, सुंदर, नैसर्गिक सांस को हमें देखना है।
हर एक क्षण श्वास के माध्यम से हमें वर्तमान में रहना है। हमारा पूरा ध्यान इस आने और जाने वाली श्वासों पे देना है मास्टर। देखना है कि हमारी श्वास दाई नासिका रंध्र से आ रही है या बाई या दोनों नासिका रंध्र से आ रही है। गहरा निरीक्षण करना है हर एक उसकी मूवमेंट का। वैसे ही जाने वाली श्वास कहाँ से जा रही है, दाई नासिका रंध्र से या बाई नासिका रंध्र से। सजग होके हमें इसे देखना है। आने और जाने वाली श्वासों के बीच में जो अंतराल है उसे देखना है दृष्टाभाव से। श्वास आती है, कुछ देर रुकती है और फिर जाती है। इस रुकने को दृष्टाभाव से देखना है। श्वास जाने के बाद फिर से नई जो श्वास आ रही है उसके बीच में भी एक अंतराल होता है मास्टर। उस अंतराल को हमें पहचानना है, दृष्टाभाव से देखना है।
जितना दृष्टा भाव से हम अपने श्वासों को, अपने अंतर मन को देखेंगे, उतना जल्दी विचारों से दूर दूर होते जाएंगे, शांत होते जाएंगे। हमें वर्तमान में रहना सीखना है। ये श्वासें हमें वर्तमान से जोड़ती है। वर्तमान में रहने के लिए एक सच्चे मित्र के जैसे अपनी मित्रत्व निभाती है। ये श्वासें ही हमारी गुरु है, हमारी मित्र है। सुख, शांति, शक्ति, मुक्ति कहाँ है मास्टर्स? ना ही ये भूतकाल में है,
ना ही ये भविष्य काल में है। जो भी है अभी है, इसी क्षण में है, जो आपके हाथ में है उसी क्षण में है। हर एक क्षण जब हम जागरूकता से उसे देखते हैं तो हमें ये सब दिखाई देता है। जो भी है अब है। इस सुख, शांति, शक्ति, मुक्ति को इसी क्षण में महसूस करें। कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपके अंदर ही है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। इसी क्षण देखिए आपको कितना शांत महसूस हो रहा है, कितना शक्तिशाली महसूस हो रहा है। चिंता रहित होने की वजह से कितना सुखी महसूस हो रहा है। बारीकी से इस क्षण को देखिए। इस छोटे से क्षण में दिव्यता समाई हुई है। हर एक क्षण आपको दिव्य बना रहा है। श्वासों की मदद से हर एक क्षण को जागरूक बनाए बिना मत छोड़िए। हर एक क्षण अनमोल है। हर एक क्षण में खुद को महसूस कीजिए। अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कीजिए। हर एक क्षण में मुस्कुराए। आनंदित होकर अपने श्वासों को देखिए। क्योंकि इस क्षण में आपके पास सब कुछ है, सब कुछ जो आपको चाहिए। सिर्फ आपको उसे देखना है।
हर एक क्षण को साक्षी भाव से देखते हुए आप निर्विचार हो रहे हैं। छोटे छोटे आगामी कर्मों से मुक्त हो रहे हैं, खुद को बचा रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। खुद का मन सुंदर, अति सुंदर बना रहे हैं। खुद का जीवन अति सुंदर बना रहे हैं। Last 3 minutes, master. ध्यान से मिली इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। अपने शक्तिशाली शरीर, ऊर्जान्वित शरीर को महसूस कीजिए। अपने चेहरे पे एक सुंदर स्माइल लाइए। इस ध्यान में आपने अपने आप को शुद्ध किया, शक्ति दिया, ऊर्जान्वित किया है। प्रफुल्लित किया है। इसीलिए खुद को ग्रैटिट्यूड दीजिए, खुद के प्रति आभार व्यक्त कीजिए। Last 2 minutes.
past 1 minute. धीरे धीरे इस सुंदर ध्यान से इस सुंदर जीवन में आ जाइए। अपने स्वभूताल के सुंदर परिसर को बंद आंखों से ये अनुभव कीजिए। बाहर चलने वाली हर आवाज को महसूस कीजिए। आपके शरीर को छूने वाली हवा को महसूस कीजिए। जो भी है सुंदर है, क्योंकि आप सुंदर है। आपके सुंदर वाइब्रेशंस सब जगह फैल के आपने इन्हें सुंदर बना दिया है। दोनों हथेलियों को एक दूसरे पे रख करके कोमलता से अपनी आंखों पे रख दीजिए। ऊर्जा को महसूस कीजिए। और धीरे धीरे इस सुंदर जगत में वापस आ जाइए मास्टर। आज जो हम लॉ ऑफ कर्मा का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं, उसके लिए खुद को सजग बनाइए और धीरे से सुंदर मुस्कान चेहरे पे लाके ध्यान से बाहर आ जाइए। इतने अद्भुत ध्यान को कराने के लिए आरती जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत गहरी ऊर्जा में आप ले गए थे हम सभी को। मास्टर्स धीरे धीरे बाहर आइए, कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम। जी। और जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं वो अपनी विंडो खोल लें। किसी के कोई ध्यान के अनुभव हैं तो वो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू प्रियंका जी। हाँ जी, वेलकम। शुरू कीजिए आरती जी। जी। जो लोग जो मास्टर्स ध्यान से बाहर आ गए, प्लीज मुझे प्लीज आपकी विंडोज खोल दीजिए ताकि मैं भी आपसे कनेक्ट हो पाऊँ। ले लो ले लो। थैंक यू रश्मि जी, सोनिया जी, सुमित जी, रानी जी। प्लीज अभी हम हमारा टॉपिक डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कर्मा।
तो मास्टर कर्मा क्या है? व्हाट इज कर्मा? कर्मा को अगर हम सिंप्लीफाई करके सोचेंगे तो कर्मा यानी कि जो हम कार्य करते हैं उसको हम कर्मा कहते हैं, करेक्ट? जो भी हम एक्शन करते हैं उसे हम कर्मा कहते हैं। और एक्शन जो होता है वो होता है हमारे सोच के माध्यम से, यानी कि विचार के माध्यम से, हमारा वाणी के माध्यम से, और हमारे हम जो फिजिकली कर्म करते हैं, कोई भी कर्म, अभी जो मैं ये बोल रही हूँ आपसे वो भी एक कर्म है। जो भी हम करते हैं फिजिकली वो भी एक कर्म है। जो मुंह से बोलते हैं यानी वाचा से जो बोलते हैं वो भी कर्म है। और जो भी सोचते हैं, जो भी हमारे मन से हमारी भावनाएं आती है, सोच के वजह से जो हमारी भावनाएं प्रकट होती है, तो वो भी कर्म का एक भाग है। उसके थ्रू कर्म हम करते रहते हैं। तो वैसे देखा जाए तो अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें दो टाइप्स के कर्मा पता है, अच्छे कर्मा और बुरे कर्मा, गुड कर्मा एंड बैड कर्मा। ओके, तो गुड कर्मा क्या है? वो भी वाणी, विचार और फिजिकली होते हैं, प्रत्यक्ष जो होते हैं हमारे शरीर द्वारा किए जाते हैं। तो वाणी द्वारा जो अच्छे कर्म होते हैं वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जो हम किसी की स्तुति करते हैं, किसी को विजडम शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपने वाणी के मदद से, तो वो हो गए मास्टर्स गुड कर्मा, जो हम वाणी से शेयर करते हैं। फिर बैड कर्मास क्या होते हैं? बैड कर्मास, वाणी के थ्रू जो बैड कर्मास होते हैं, जैसे कि हम किसी की निंदा करते हैं, ओके, किसी के बारे में भला भला बुरा कहते हैं, तो वो हो गए वाणी से किए गए बुरे कर्मा। ओके, वैसे ही एक्शन से करने वाले अच्छे कर्मास क्या होते हैं? जो हम वेजिटेरियनिज्म फॉलो करते हैं वो अच्छे कर्मा का एक उदाहरण है। किसी के हम अच्छा सर्विस दे रहे हैं, स्पिरिचुअल सर्विस दे रहे हैं किसी के लिए, या जो भी स्पिरिचुअल रिलेटेड जो भी हम सर्विस दे रहे हैं, मेडिटेशन करवा रहे हैं या कोई पैम्पलेट बांट रहा है या कुछ भी मेडिटेशन इवेंट है वो ऑर्गेनाइज करने के लिए, या कोई भी किसी को घर में, अगर हम गृहिणी है तो हम हमारा कर्तव्य करते हैं, खाना बनाते हैं, परिवार की सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। जो भी हमारे कर्म है वो जो हम हमारे शरीर द्वारा करते हैं वो हो गए एक्शन एक्शन वाले गुड कर्मास। फिर अभी बैड कर्मास क्या है? जो हमारे एक्शन के थ्रू होते हैं, जैसे हम अहिंसा करते हैं, नॉनवेज खाते हैं या बनाते हैं या सर्व करते हैं, तो वो हो गए बैड कर्मास। मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ इन सब इसके थ्रू, जो आपको समझने में आसानी होगी। या हम किसी को कंट्रोल भी करते हैं, किसी को भी हम जब कंट्रोल करते कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो भी हमारा एक्शन थ्रू बैड कर्मा हो गया, क्योंकि हम एक सोल को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको फ्री नहीं रख रहे। किसी को भी हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, किसी पे जोर जबरदस्ती करते हैं, तो वो हो गया बैड कर्मास, जो हमारे एक्शन के थ्रू होता है, कृति के थ्रू होता है। ओके, अभी इमोशंस के थ्रू होने वाले अच्छे कर्मास क्या है? जो हमारे विचारों के जरिए होते हैं प्रकट, तो वो अच्छे कर्मा है जब हम किसी के बारे में अच्छे थॉट्स मन में लाते हैं, प्यार भरे थॉट्स मन में लाते हैं, शांतिपूर्ण थॉट्स मन में लाते हैं, तो उसके वाइब्रेशन उस इंसान तक पहुंचते ही पहुंचते हैं।
तो वो हो गए हमारे विचारों के द्वारा प्रकट होने वाले अच्छे कर्मा। वैसे ही बुरे कर्मा कौन से है, तो उसके विरुद्ध। अगर हम बैठे बैठे किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, उसके बारे में भला नहीं सोच रहे, कुछ भी वो भला नहीं सोच रहे, बुरा सोच रहे कि ये कैसा इंसान है, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको तो ये शोभा नहीं देता है, इसका तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, एक दिन इसको पता चलेगा, भगवान इसको बराबर देख लेगा, वगैरह ऐसे भी हम बोलते हैं। तो वो हो गए हमारे बैड इमोशंस के द्वारा निर्मित हुए बैड कर्मास। ओके फ्रेंड्स, मेरा आवाज ठीक आ रहा है ना आपको? ओके। अभी असल में क्या टाइप्स ऑफ कर्मा क्या है, जो सब बुक्स में हमें पढ़ने को मिलते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने भी ये सुना होगा कि 4 टाइप के कर्मा है हमारे। संचित कर्मा, ओके। संचित कर्मा जो है, जो हमारे फर्स्ट बर्थ से, पहले जन्म से, पहले मानव जन्म से जो हमने जो इकट्ठा किए हैं, वो जो जमा किए हुए हैं, वो कर्मा को संचित कर्मा कहते हैं। जो हमने हमारे पहले बर्थ से, पहले जीवन से करते 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 जमा करते 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 जो हमने उसका पोटली बना दिया है, वो पोटली को बोलेंगे, पुराना कर्मों का पोटली को बोलेंगे संचित कर्मा। दूसरा जो टाइप, और ये जो संचित कर्मा है, जैसे ही हम जान सकते हैं कि ये पास्ट रिलेटेड है, हमारा ये भूतकाल है, भूतकाल में जमा हुआ है वो। अभी जो हमारा सेकंड कर्मा है, वो प्रेजेंट से रिलेटेड है। जो प्रेजेंट से रिलेटेड है, यानी वो है प्रारब्ध कर्मा। प्रारब्ध कर्मा क्या होता है कि ये जीवन में, अभी जो हमारे ये जीवन है, उसमें हम कुछ, जब हमारा जन्म होता है तो हम कुछ कर्मा हमारे साथ लेके आते हैं, अच्छे या बुरे कौन से भी। तो वो सिर्फ इस जन्म के लिए जो मिले हमको, वो हो गए प्रारब्ध कर्मा। सपोज हमारे इतने लाइफ टाइम में, इतने सारे जीवन में, पास्ट लाइफ में हमने 1000 कर्मा जमा लिए हैं, और ये जन्म में हमने बोला कि हम इस जन्म में 100 कर्मा को भोगेंगे, अच्छे या बुरे, उसको भुगत लेंगे। तो वो आएंगे प्रारब्ध कर्मा के अंडर। ओके, तो ये हमें इस जन्म के लिए मिले हैं, इसीलिए ये हो गई, ये प्रेजेंट कर्मा है। ओके, तो उसमें भी कुछ दृढ़ कर्मा रहते, 3 टाइप के कर्मा रहते, दृढ़, अदृढ़ और दृढ़ मिक्स रहते। और तीसरा रहता है अदृढ़ कर्मा। जो दृढ़ कर्मा रहता है, वो आसानी से हम उस पे कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में, उसको हमको भुगतना ही होता है। सपोज कैंसर या कौन सा भी ऐसा बहुत ही ऐसा डिजीज जो हम बोल देते हैं डॉक्टर कि अभी इतना ही टाइम है, तो उस टाइम पे हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, उस चीज को हमको भुगतना ही होता है। या सपोज हमारे जो हमने माँ बाप सिलेक्ट करके आए हैं, तो उनमें अगर कुछ नहीं होता है, लेकिन हमको उनके साथ रहना ही रहना है, हम उनको नाकार नहीं सकते हैं, या हम हमारे माँ बाप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो हो गए दृढ़ कर्मा। या हमारे बच्चे भी जैसे है वो है, जैसे भी वो जन्म लेके आए हैं, वैसे है तो है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाते, तो वो है दृढ़ कर्मा। अभी अदृढ़ दृढ़ कर्मा क्या है, जो इसका टाइप बी है, जो हम थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, इसकी इंटेंसिटी कम होती है, जो हम थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर पाते हैं। कि सपोज कुछ दूसरा, अभी हमको पता है कि डायबिटीज क्योर नहीं होता, लेकिन स्पिरिचुअल टैबलेट में आने के बाद
हमको या आध्यात्मिकता स्पिरिचुअल इस ये वर्ल्ड में आने के बाद हमको समझता है कि ऐसा कुछ नहीं है। हम डायबिटीज भी क्योर कर सकते हैं अगर हमको सही वक्त पे पता चला। तो हम हमारा कैंसर भी एक प्रॉपर विजडम लेके हम हमारा कैंसर भी ठीक कर सकते हैं। तो वो हो गया अदृढ़ दृढ़ कर्मा, जिधर इंटेंसिटी कम है कर्मा का, जिधर थोड़ा सा चेंज करने के लिए हमें स्कोप है, तो वो है अदृढ़ दृढ़ कर्मा। और तीसरा इसमें का टाइप है प्रारब्ध कर्मा का, तीसरा टाइप है अदृढ़ कर्मा, जो हम अपने अवेयरनेस के साथ जिसे हम बदल सकते हैं, वो है अदृढ़ कर्मा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा वेट बढ़ गया है, हमारा वजन बढ़ गया है, तो ये अदृढ़ कर्मा के अंडर आएगा। क्योंकि अगर हमको जानकारी होगी कि हम वजन कैसे कम कर सकते हैं, वो जानकारी को लेके, वो अवेयरनेस को लेके, वो विजडम को लेके हम हमारा वजन कम कर सकते हैं। स्टार्ट टू एंड हम एक ही वजन में नहीं रहेंगे, हम हमारे फ्री विल यूज करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो वो हो गया अदृढ़ कर्मा, जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं अपने अवेयरनेस के साथ। अभी तीसरा जो टाइप है, मेजर टाइप है, वो फ्यूचर रिलेटेड है, जो है क्रियामान कर्मा। ये कर्मा क्यों आता है और कभी आता है? जब हमको दिया गया है इस लाइफ टाइम के लिए, हमको कुछ कर्मा दिए गए हैं ऑलरेडी, हमारे साथ कुछ कर्मा आए हैं, लेकिन वो हम भूल जाते हैं। जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हम अपना सबकॉन्शियस माइंड से डिटैच होते जाते हैं। जो भी हमको पता होता है अपने आत्मा के बारे में, हम आत्मा सोल लेवल से दूर जाने लगते हैं। तो क्या होता है कि हम ये भी भूल जाते हैं कि हम क्या कर्मा लेके आए हैं। तो जब भी कुछ घटना घटित होती है, जो होने वाली ही है, वो हमको अवेयरनेस होता है। जब हम जन्म लेके आते हैं तभी हमको अवेयरनेस होता है कि हाँ, मेरे साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन जब वो होता है तब हम रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं वो चीज को। तो वो रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करने की वजह से जो कर्मा क्रिएट हो जाते हैं, जो फ्यूचर में आने वाले हैं, मीन्स ऑलरेडी एक कर्मा था, एक कर्मा को रिएक्ट करके हमने और एक दूसरा कर्मा क्रिएट किया, तो वो हो गया क्रियामान कर्मा। तो ये भी फ्यूचर से रिलेटेड है। और जो फोर्थ वन है वो है आगामी कर्मा। आगामी का मतलब ही है मास्टर्स कि जो आने वाला है, जो हम फ्यूचर में क्रिएट करने वाले हैं खुद। कैसे क्रिएट करेंगे? हमारा अवेयरनेस खोके, कॉन्शियसनेस खोके, कि जब हमको पता नहीं होता है कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, वो जाने बिना जब हम कुछ भी ऐसे कर्म करने लगते हैं, या पता है लेकिन हमारा जो स्वभाव बन गया है इतना जन्मों जन्मों से, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और हम जो कर्म क्रिएट करते हैं नए नए कर्मों को कहेंगे आगामी कर्म, जो खुद अपने इच्छा से हम क्रिएट कर रहे, जाने अनजाने में। जाने अनजाने में, तो वो है आगामी कर्मा। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि 4 टाइप के कर्मास होते हैं: संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, क्रियामान कर्मा और आगामी कर्मा। ओके, अभी ये संचित कर्मा तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो हमने ही जमाए हैं। जैसे भी है, अच्छे है, भले है, बुरे है, हमने ही वो जमा के रखे हैं। प्रारब्ध कर्मा जो हम ये जीवन में भुगतने वाले हैं, लेके आए हैं ये जीवन के लिए, उधर भी हम कुछ नहीं कर सकते ज्यादा। अदृढ़ कर्मा है तो कर सकते हैं, लेकिन जो क्रियामान कर्मा और आगामी कर्मा है, जो फ्यूचर की कर्मा है, वो हम प्रेजेंट में
अवेयर होके हमारे फ्यूचर कर्मास को कट कर सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। एक्चुअली मास्टर्स, कर्मा को हम बहुत निगेटिव नजरिए से देखते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आपको पता होगा कुछ भी अच्छा या कुछ भी बुरा नहीं है, जो भी है सिर्फ एक्सपीरियंस है। ये कर्मा हम बोलते हैं, कर्मों के फल, कर्मों के फल, बहुत निगेटिवली लेते हैं इस बात को, लेकिन ये कर्म करने वाले भी हम हैं, इसको भोगने वाले भी हम हैं, और इससे सीखने वाले भी हम हैं। तो ये पेनफुल हो या सुखदाई हो, है तो हमारी ही है। तो उस नजर से हमें कर्मा को देखना चाहिए। इस पूरे जो ये पूरा जो टॉपिक है हमारे जीवन से जुड़ा, उसको हमें इसी नजर से देखना है कि ये तो अपना है। जैसे बच्चा, माँ को बच्चा अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो अपना ही होता है, उसने ही क्रिएट किया होता है। फिर माँ बोलती है क्या कि ये ये अच्छा है बच्चा, ये अच्छा बच्चा नहीं है। ऊपर ऊपर से हम बोल भी देंगे, लेकिन दिल से कोई भी माँ ऐसा अच्छा या बुरा नहीं बोलेगी अपना बच्चे को। वैसे ही ये कर्मा हमने क्रिएट किए, हमने इनको जन्म दिया है, किसी ने भी हमको फोर्स नहीं किया है कि ये लो ये कर्मा लो, किधर से तो भी देके और भुगतो अभी ये जीवन में। नहीं, किसी ने भी हमको ऐसे नहीं किया है। हमको हमेशा से हर जन्म में, इस जन्म में भी फ्री विल होती है, जो हमारी इच्छा है, हमारे पास हमेशा चॉइस है कि हम क्या करना चाहिए, हर एक सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ये हमेशा हमारे पास चॉइस होती है। ये सिचुएशन में जो भी अभी आई है, सपोज एक झगड़ा भी हो रहा है घर में, दो इंसानों के प्रति, आपके और एक इंसान के प्रति, आपके जो भी फैमिली मेंबर है उसके बीच में झगड़ा भी हो रहा है, तो ये पूरी तरह से 100-200% आपके हाथ में है कि वो सिचुएशन में आपको घायल होना है, मानसिक शारीरिक तौर पे, इमोशनल तौर पे, या आपको वाइज होना है, आपको उसमें से राजा बन के उठना है, शक्तिशाली बन के उसमें से बाहर आना है, या आपको सोचना है शक्तिशाली ऐसे कि अरे ये सिचुएशन मैंने कंट्रोल की है, कंट्रोल करके, किससे के कंट्रोल की, अपनी शक्ति से कंट्रोल करके वो सिचुएशन से ऊपर उठना है, क्या घायल होना है। हमेशा हमारे पास ये चॉइस होती है। तो कर्मा हम देखते हैं कि बुरा है या अच्छा है, ऐसे हम इसे देखते हैं, लेकिन जो भी है अपना है, अपने हाथ में है। अभी जो भी ये संचित कर्मा भी है, तो वो भी संचित कर्मा या प्रारब्ध कर्मा है, उसमें उसे हमें भुगतना है, हंसते हंसते भुगतना है, क्या रोते रोते भुगतना है, ये चॉइस लेकिन हमारे पास में है। कर्मा हमने क्रिएट किया, तभी हमको वो जन्म में इस जन्म का चॉइस नहीं है, इस जन्म में वो जन्म का चॉइस नहीं है कि उसको हम डिलीट मार दे या कुछ कर दे अपना सिस्टम से, वैसा नहीं कर सकते। लेकिन जो भी आया है उसे हम भुगत सकते हैं कि नहीं, और कैसे भुगतना है, उसको एक जस्ट दृष्टा भाव से देख के उसको भुगतना है, सोच समझ के उसको भुगतना है। अच्छा है तो अच्छी तरह से भुगतना है, बुरा है तो बुरी तरह से, जो भी है अच्छा या बुरा भुगतना तो है। उसके उससे परे तो हमें जाना ही है। तो वो कैसे जाना है, वो हम हमेशा, वो चॉइस हमारे ऊपर है मास्टर। क्योंकि जो भी हमने बोया है, तो वो तो उगने वाला ही है। अगर वो कहते हैं कि अगर बबूल का बीज बोया है तो उधर से आम नहीं उग सकता। जो भी हम करेंगे, जो भी हम बोएंगे वही उगेगा। अगर हमको आम चाहिए तो हमको आम की गुठली लगानी पड़ेगी, आम का बीज बोना पड़ेगा। क्योंकि हर चीज का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ये तो विज्ञान ने भी साबित किया है, न्यूटन के लॉ के थ्रू। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन ऐसे ही नहीं जाएगी, वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करके ही जाएगी। ये जब हम
पूरी तरह से समझ जाएंगे तो हम वो बात, वो सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है वो भी समझ जाएंगे। क्योंकि जो भी आप करने वाले हैं ये आपके मन में पक्का हो गया कि जो भी मैं सोच रही हूँ इसका अच्छा या बुरा फल तो आना ही है, तो हम खुद के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार के लेंगे। करेक्ट ना? तो हम हमेशा फूलों का ही बौछार करेंगे, ताकि हमारा ही रास्ता फूलों भरा होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी को तकलीफ नहीं देती हूँ, किसी के रास्ते में नहीं आती हूँ, किसी को शारीरिक कष्ट नहीं देती हूँ, किसी को मानसिक कष्ट नहीं देती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में भी गलत भाव आ रहा है किसी के प्रति, व्यक्ति के प्रति, सिचुएशन के प्रति, फिर भी वो कर्मा हो जाएगा। क्योंकि मन बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर्स। आप शरीर से नहीं करेंगे, आप वाणी से नहीं करेंगे, लेकिन आप मन से करेंगे, इमोशन से करेंगे कुछ भी, तो उसका इम्पैक्ट आने ही वाला है। ऐसा नहीं समझे कि मैंने शरीर या वाणी से कुछ बोला नहीं है, लेकिन आपके विचार, जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बोला, मन, वाचा और जो एक्शन से हमें कर्म हमारे बनते हैं। तो भले आप एक्शन मत करिए, भले वाणी से मत बोलिए, लेकिन किसी के मन में भी बुरा भाव प्रकट होता है अपने अंदर ही अंदर, तो भी वो बुरा फल देगा। अगर अच्छा भाव प्रकट होता है तो वो अच्छा फल देगा। अगर आपका फ्रेंड है, आपकी फ्रेंड है, और आपने उसको गले में हाथ डाल के ऐसे बोल दिया, क्या पगली है तू, ऐसा बोल दिया, वाणी से तो लगेगा कि ये बुरा कर्म हो गया, लेकिन आप मन से नहीं बोल रहे, तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा। लेकिन आप बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं दूसरों के साथ, और मन में बोल रहे हैं कि ये तो पागल ही है, तो वो तो बहुत इम्पैक्ट करेगा। तो हमारे मन को हमारे कंट्रोल में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर्स। ये कर्मों से अगर छुटकारा चाहिए, हमको शुद्ध ये करना है, खुद को क्लीन क्लीन करते जाना है कर्मों से, तो हमको अपने सबसे पहले हमारे विचार और मन पे कंट्रोल चाहिए। और ये कंट्रोल कैसे आता है मास्टर्स? तो आप सबको पता है, जिस चीज के लिए हम इस स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, जिस चीज की वजह से, वही उसका एक बहुत ही सब तालों का एक खुलने वाला चाबी है, जो हमारा मेडिटेशन है। मेडिटेशन में, आनापानासती मेडिटेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, कैसे हम हमारा मन शुद्ध कर सकते हैं या कर्म को हम पिघला सकते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमारे मन में, तब हम क्या करते हैं कि श्वासों के ऊपर ध्यान देते हैं। वैसे तो दिन भर में हमें 50 से 70,000 थॉट्स आते रहते हैं। और सोचिए, अगर कर्मों से, विचारों से अगर कर्म बनता है, विचारों से अगर कर्म बनता है, तो 50 और 70,000 थॉट्स में हम क्या बना रहे, कौन से कर्म बना रहे? हर एक थॉट कर्म देते जाएगा। ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन एक अवेयरनेस दे रही हूँ, ताकि हम कॉन्शियस हो जाए हमारे श्वासों के प्रति, हमारे विचारों के प्रति, हमारी सोच के प्रति। तो 50 to 70,000 थॉट्स में कितने थॉट्स होते हैं वो काम के होते हैं। ऐसा नहीं कि थॉट्स बुरे होते हैं। अगर थॉट्स आना ही बंद हो गया तो हम अपना दिनचर्या कैसे करेंगे, अच्छी अच्छी बातें कैसे सोचेंगे, सुनेंगे? तो थॉट, ऐसा नहीं कि थॉट्स को पूरा कट डाउन करना है, लेकिन जो आवश्यक है उतना रखना है। जो अनावश्यक कितने थॉट्स है जिसकी कुछ जरूरत ही नहीं है, जो हमारे एनर्जी को डिप्लीट करती जाती है, तो अनावश्यक कितने थॉट है। और वो अनावश्यक थॉट में कितने अर्षद वर्गा के रिलेटेड, यानी काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर रिलेटेड थॉट हम प्रोड्यूस करते हैं हर एक पल में, किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, सिचुएशन के बारे में, खुद के बारे में भी।
कितने ऐसे अरशद वर्गा रिलेटेड थॉट से कभी उसको गहराई से देखना है मास्टर्स, तब हमको समझेगा कि हम क्या कर रहे हैं, तब हमको वो कॉन्शियसनेस में रहने का महत्व समझेगा। तो ऐसे थॉट्स को हम आनापानासती मेडिटेशन में कट डाउन करते हैं, क्योंकि एक ही थॉट रहता है हमारे मन में कि हमको श्वासों पे ध्यान देना है। और जब हम श्वास पे ध्यान देते हैं तो धीरे 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 हमारा जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो कम होते जाते हैं। और कम भी नहीं हो रहे हैं तो भी हम क्या बोलते हैं कि सांसों पे ध्यान देना है, विचार आए तो फिर से उधर ही उसको छोड़ के फिर से सांसों के ऊपर आ रहे हैं। यानी कि वो विचार है हम कंप्लीट नहीं कर रहे, आधा अधूरा छोड़ के आ रहे, तो वो हमको तकलीफ नहीं करेगा, वो हमारे कर्म नहीं बनाएगा, बुरे कर्म नहीं बनाएगा अगर वो बुरा विचार है तो हम सांसों की तरफ फिर से आ जाते, विचार कट करते और फिर से श्वासों पे ध्यान देते हैं, तभी हम निर्मल स्थिति में पहुंच जाते हैं। तभी हमारा एक ही एम रहता है मेडिटेशन में कि श्वास पे ध्यान देना है, कुछ भी विचार आए नहीं चाहिए, अभी मुझे श्वास पे ध्यान देना है। तो इतना महत्व है ये आनापानासती मेडिटेशन का मास्टर। जो हम ऐसे ही करते हैं हमको लगता है हाँ हाँ शांति मिल गई, लेकिन हमारे कर्म बंधन से भी हम मुक्त होते जाते हैं। इसीलिए बहुत लोगों को एक्सपीरियंस आता है कि हाँ मैं ना मेडिटेशन स्टार्ट किया, फिर मेरा ये काम हो गया, मेरे को शांति फील हुआ, मेरे को अभी अच्छा लग रहा है, मेरी बीमारी आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके जो बुरे कर्म होते हैं, अदृढ़ कर्म होते हैं, वो पिघलने लगते हैं, क्योंकि वो उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे। कोई मास्टर बीमारी में भी मेडिटेशन कर रहा है, आनापानासती मेडिटेशन कर रहा है, तो वो अपना बीमारी से ध्यान उठा के अपने श्वासों पे दे रहा है, वो बीमारी को रिएक्ट नहीं कर रहा है, अरे हाँ इधर दुख रहा है उधर दुख रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। वो आधा घंटा ही भले वो क्या कर रहा है कि वो अपना विचार को जो बीमारी के विचार है उसको रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो उससे ध्यान हटा रहा है और श्वासों की तरफ लगा रहा है। तो हर एक 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 ऐसे क्षण मिलके 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 अपने एक एक छोटे 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 बड़े बड़े कर्म पिघलाते जा रहा है। तो हम समझ सकते हैं अभी मास्टर्स की ये आनापानासती मेडिटेशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और एक बुक में, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक बुक में मास्टर्स पूरा ये दिया था, इन डिटेल दिया था कि कैसे कैसे हम कर्म बनाते हैं, हमारे किस किस एक्शन की वजह से हमारे कर्म बनते हैं। तो जब हम खुद को हर्ट करते हैं ना, सबसे हम सोचते हैं, अभी तक मैंने बोला कि हम दूसरों को हर्ट करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों को ऐसा करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जब हम खुद को हर्ट करते हैं, बुरा खाने की वजह से, अनहेल्दी खाने की वजह से, एक्सरसाइज नहीं करके, खुद को अच्छा टाइम नहीं देके, खुद को पैम्पर नहीं करके, खुद की परवाह नहीं करके, खुद को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके, दूसरों का करते करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो करना है दूसरों जो भी हमारे सामने आए हैं, लेकिन फिर भी जब हम खुद को नजरअंदाज करते हैं, तभी खुद को हर्ट करते हैं, तब हम कर्मा, अपने लिए कर्मा क्रिएट करते हैं ऐसा। और वो उसका ये कुछ इमेजिनेशन नहीं है, ये हम सबको पता है। जब हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं तो क्या होता है, हम बीमार होते हैं। तो वो ऐसा इम्पैक्ट, तो कर्मा का जो भी इम्पैक्ट है वो तो हम देख सकते हैं, उसके लिए पिछले जन्म का ये वो पता होना कुछ जरूरी नहीं है, वो पास्ट लाइफ पे विश्वास हो नहीं हो, लेकिन इस लाइफ के ऊपर ही देखे, ये सब चीजें देखे तो भी हमको समझ में आएगा कि हम खुद को हर्ट करके भी कर्मा क्रिएट करते हैं, बीमारियों का आमंत्रण देके, बहुत विचार करके, खुद को भला भला बुरा कह के भी हम बहुत बीमार हो सकते हैं मानसिक शारीरिक तौर पे। तो हमें ऐसा नहीं करना है मास्टर्स, खुद को भी सेल्फ लव देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसी तरह यूनिवर्सल लव जो है, सबके प्रति प्रेम भाव होना, खुद के प्रति और सबके प्रति प्रेम भाव देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक स्पिरिचुअल टैबलेट में हम काउंसलिंग करते हैं, तो ये सेल्फ लव का मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगी। एक हमारी पेशेंट गॉड थी, तो उनको आईज का प्रॉब्लम था, ड्राई आईज थी, एक्सट्रीम ड्राई आईज थी। तो उनका कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस हो रहा था। उसका मीनिंग यही है कि डायरेक्ट एविडेंस, आंखों से हम डायरेक्टली जो भी है वो देखते हैं, तो डायरेक्ट एविडेंस का पता चला जब आंखों का बीमारी, यानी डायरेक्ट एविडेंस बोलते हैं हम। तो डायरेक्ट एविडेंस यानी क्या कि आप कौन से तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नजरअंदाज करते हैं। तो क्या हुआ, उनको कहा गया कि आप देखिए आप कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका मिस कर रही है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग रही है, उसकी वजह से आपको ये आंखों का बीमारी आया है। तो उनका पूरा मैंने लाइफ स्टडी किया, उन्होंने जो भी शेयर किया, तो मुझे ऐसा दिखाई दिया फ्रेंड्स कि उन्होंने अपना फैमिली के लिए बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ किया था। यानी कि वो उनका लड़कियों के लिए पिता होके भी वही, उनका लड़कियों के 2 लड़कियों के लिए वही माता भी थी, पिता भी थी। इतना सब कुछ किया था उन्होंने फाइनेंशियली, और सब कुछ किया था अपना बच्चियों के लिए, अपना भाई बहन के लिए, अपना इन लॉज के लिए, सब कुछ किया था अपने कर्तव्य। लेकिन एक चीज पता चला कि उन्होंने इस सब दौर में, 57 इयर्स की थी वो, इस सब दौर में खुद को ही नजरअंदाज कर दिया था। बाकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते निभाते उन्होंने मेजरली खुद को, खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेल्फ लव होता है, खुद के लिए जो केयरिंग होता है, उसको उन्होंने बहुत नजरअंदाज कर दिया था इन सब परिस्थितियों में। क्योंकि हम हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला तो बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको समझता है, बच्चों के लिए करना है, हस्बैंड के लिए करना है, इन लॉज के लिए करना है, पेरेंट्स के लिए करना है, लेकिन इस सब दौर में हम खुद के लिए करना भूल जाते हैं। तो वैसा ही उनके साथ हुआ था। और जब हमने ये चीज उनको उनके निदर्शन में लाई और उन्होंने उस पे काम करना स्टार्ट किया, बस इतना ही चीज की वजह से वो उन्होंने जो हॉबीज उनके मन में थी, वो फिर से उसको वो सब चीज को जीने लगी, अपनी हॉबीज, अपने ख्वाहिशें पूरी करने लगी, छोटी छोटी चीज में खुशियां वो ढूंढने लगी, एंजॉय करने लगी। डांस करने का उनका पैशन था। 57 इयर्स के बाद भी उन्होंने डांस कोर्स ज्वाइन किया और अभी डांस करती है वो खुद के लिए, जैसा भी आता है, लेकिन खुद का उसमें खुशी होता है, वो सब चीज वो करने लगी। और विद इन 3 मंथ्स मास्टर्स, उनका जो ड्राई आइज का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो ये बहुत बड़ी हम सबके लिए सीख है ये उदाहरण से, कि हमको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ लव को नहीं भूलना है। क्योंकि जब हम इसको भूलेंगे तो हमारे लिए बैड कर्मास क्रिएट कर रहे हैं हम। उसी तरह हमको यूनिवर्स लव भी देना है। स्पिरिचुअल टैबलेट में जो भी इनफर्टिलिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं पेशेंट गॉड, उनको देखा जाता है कि सेल्फ लव किधर तो भी उनको देना होता है। जब वो उस पे काम करने लगते हैं तो उनका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। तो ये कैसे होता है? क्योंकि हम वो कर्मा को समझ के, उसके पीछे का रीजन समझ के, ये हो रहा है उस पे काम नहीं करते, उसका पीछे का रीजन समझ के हम वो कर्मा से कर्मा को रिलीज करते हैं, ज्ञान प्राप्त करके, उस पे काम करके। तो सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल लव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फ्रेंड्स, उससे करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम उसे भी नजरअंदाज करते हैं तो हमें कुछ कर्म कर्म हमारे सामने आने लगते हैं। और जब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के, समाज के प्रति, फैमिली के प्रति, जो भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जब हम निभाते हैं तब हमारे अच्छे कर्म बनते जाते हैं।
हमारे हम जो सह रहे होते हैं उससे मुक्ति हमें मिलने लगती है। और ये बिल्कुल सच है मास्टर्स। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैंने स्पिरिचुअल टैबलेट में आने के बाद देखा है, खुद के ऊपर भी अप्लाई किया है। और एक और नेक्स्ट जो चीज है जो वो बुक में लिखी थी कि ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ सहना है। अगर कोई अत्याचार कर रहा है, अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है और वो हम सहते जा रहे हैं, तो टॉलरेट करते जा रहे हैं, तो ये टॉलरेंस की वजह से रॉन्ग बिहेवियर को बढ़ावा मिलता है और उसकी वजह से हम बुरे कर्मा आमंत्रित करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना है कि कोई हमें परेशान कर रहा है, हमें उसको बोलना है कि हमें उसको एनकरेज नहीं करना है। ऐसे एविल बिहेवियर को एनकरेज कभी नहीं करना है। तो उसको हमेशा हमको टॉलरेट नहीं करना है, तभी हमको उसी टाइम में बता देना है कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बदलना नहीं बदलना उस इंसान के ऊपर है, लेकिन सहना है कि नहीं सहना है ये हमारे ऊपर है मास्टर्स। और किसी को भी रॉन्ग बिहेवियर करने से उत्तेजित भी हमें नहीं करना है। उससे भी हमारे कर्मा जो रॉन्ग बैड कर्मास है वो क्रिएट होते हैं। ये जो भी मैं बता रही हूँ वो क्रियामान और आगामी कर्मा के अंडर आता है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं अवेयर रह के, कॉन्शियस रह के। और सही वक्त पे सही एक्शन लेके हम ये कर्मास को हम कर्मास क्रिएट होने से हम रोक सकते हैं। अपने जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको भी हम स्पॉइल करते हैं कभी कभार, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन हम स्पॉइल करते हैं उनको बुरा खाना खिला के, बुरी चीजें दिखा के, बुरी चीजें सुना के, बुरा उनके सामने बुरा बर्ताव करके, क्योंकि उनका मन बहुत कोमल होता है, बहुत एक्सेप्ट करता है चीजें वो फटाफट। तो वो हमारी जिम्मेदारी है, और ऐसा वक्त पे हम अवेयर नहीं रह के भी कर्मास क्रिएट करते हैं, ऑफ कोर्स बुरे कर्मा। और किस वजह से हम कर्मास क्रिएट करते हैं मैं वो आपको बता रही हूँ। जब कोई सुसाइड करता है, अपना जो भी सामने चैलेंजेस आता है उससे भागने का कोशिश और एक शॉर्टकट ढूंढ लेता है, तो हम और सुसाइड का सोचता है, करता है, तो ये जीवन तो हमने खुद ने नहीं क्रिएट किया है, किसी ने हमको दिया है, ये इस पे मेहनत ली है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो बहुत ही बड़े कर्मा में फंस जाता है। और नेक्स्ट है कि जब हम खुद को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, या खुद का जो हमारा सोल प्लान है उसको सोचने समझने के लिए वक्त नहीं देते, सिर्फ खाना पीना सोना वही में अटके रहते हैं। जो हमारा सोल प्लान है उसके बारे में नहीं सोचते, उसको खोजने की कोशिश नहीं करते हैं, उस रिलेटेड एक्शन नहीं लेते हैं, तो भी हम कर्मास हमारे कर रहे हैं। क्योंकि हम जब जीवन लेके आते हैं तब हमने ये सोचा रहता है कि मैं ये जीवन को इस तरह से व्यतीत करूंगा, ये जीवन में मेरा ये सोल प्लान रहेगा। वैसे तो हमको अवेयर नहीं रहते, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए हमारे सोल प्लान ढूंढने के लिए। तो ये सब चीजें थी फ्रेंड्स, जिसके वजह से कर्मास बनते हैं, स्पेशली बैड कर्मास। अच्छे कर्मास बनते हैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोच के, खुद के बारे में भी बुरा नहीं सोच के, वाणी से नहीं, विचारों से नहीं, एक्शन से नहीं, कुछ भी बुरा नहीं करके, किसी के भी प्रति नो कंप्लेंट्स नो जजमेंट, ये हमारा मंत्र होना चाहिए जो पत्री जी ने हमें दिया है कि नो कंप्लेंट्स नो जजमेंट। हमें इसका पालन पूरे जीवन भर करना चाहिए, ताकि हम ऐसे कर्मा से बच सके। जब हम कंप्लेंट करते हैं तो हम अच्छा भाव प्रकट नहीं कर रहे किसी के प्रति, जब हम जजमेंट कर रहे हैं तो हम अच्छा भाव प्रकट नहीं कर रहे मास्टर्स। तो
क्या करना है, हमें इसकी जगह पे एक्सेप्टेंस को लाना है। जो भी है मैंने डिजाइन किया है, मेरे आजू बाजू जो भी लोग है, जो भी सिचुएशन है, जो भी है वो सब मैं क्रिएट करके आई हूँ। अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं। हर चीज के लिए जो मेरे लाइफ में है उसके लिए मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो फिर किसी से क्या गिला शिकवा करना है ना मास्टर। तो कंप्लेंट्स और जजमेंट की जगह हमें एक्सेप्टेंस को देनी है। जब ये एक्सेप्टेंस आएगा तभी हमारे मन में बहुत अच्छे भाव आएंगे। एक्सेप्टेंस से ही हम प्रेम भाव उत्पन्न कर सकते हैं, शांति भाव उत्पन्न कर सकते हैं। और जो हमें बहुत ही अच्छी एक चीज मिली है पीएमसी में आके, मेडिटेशन। मेडिटेशन करना चाहिए। आनापानासति मेडिटेशन करके हम कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी आगामी और क्रियामान कर्मा है जो हम फ्यूचर के लिए क्रिएट कर रहे हैं, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं मेडिटेशन से। हर एक क्षण जब हम विचार रहित होते हैं और अपने खुद को श्वासों से कनेक्ट करके कौन से भी अनवांटेड थॉट्स आने नहीं देते हैं, तब हम कर्मा के जो बुरे कर्मा के जो द्वार है वो बंद करते हैं। और इतना ही नहीं तो हम अवेयर होते हैं। आधा घंटा 1 घंटा भी मेडिटेशन करते हैं हम, तो पूरा दिन के लिए वो अवेयरनेस अपने साथ लेके चलना है जो मेडिटेशन में हमें मिला है। तो हर बार सोचते वक्त सोचना है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ। अगर समझ में आ रहा है कि ये सही नहीं है तो उसको आधा अधूरा उधर ही छोड़ना है उसको। वो सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं करना है मास्टर्स। अपना इतना अवेयर रहना है कि मैं पहले तो अवेयर रहना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे हाथ से क्या काम हो रहे हैं। उसके बारे में अवेयर होते 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 वो एक प्रोसेस है मास्टर्स। उसके बारे में अवेयर होते होते हम थॉट्स लेवल तक अवेयर हो जाएंगे कि अभी क्या थॉट्स आ रहे हैं, मैं क्या थॉट उत्पन्न कर रहा हूँ अपने मन से, अपने हृदय से। तो अगर वो अच्छी चीज नहीं है तो उसको रोक देना है, और अच्छी चीज है तो बेशक प्रकट करना है। तो ये सब चीजें थी मास्टर्स जो आज मैंने आपके सामने प्रस्तुत की कर्मा के रिलेटेड। आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं समझा है तो। बिल्कुल सही कहा आरती जी आपने, सेल्फ लव बहुत जरूरी है। जब हम जी सेल्फ लव नहीं करते हैं तो ये भी हमारा एक तरीके का अरशद वर्गा ही काउंट होता है, जो कि हम दूसरों के ऊपर नहीं अपने ऊपर कर रहे हैं। अंदर ही अंदर उस क्रोध की अग्नि में झुलस रहे होते हैं। उस क्रोध को हम बाहर तो व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने ऊपर स्वयं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम सेल्फ लव नहीं करना जानते हैं तो हम दूसरों को प्यार देना जानते ही नहीं। जानते ही नहीं, बिल्कुल सही कहा। हम दूसरे से तब तक प्यार नहीं कर सकते जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते। से प्यार नहीं करें। बिल्कुल सही कहा, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। और जब मुझे पता चला तो फिर बिल्कुल मैं उससे बाहर आ गई, और बिल्कुल यूनिवर्स ने मुझे ब्लेसिंग्स दी और गिफ्ट दिया फिर। और ये तो ये आर्शद वर्ग ऐसी चीज है वो दूसरे को बाद में जलाएगी, पहले खुद को जलाएगी। खुद ही को काम वो कर, क्रोध मोह मत्सर बाहर मास्टर्स तो आप पहले व्यक्त हमको कर ही नहीं रहे जलाएगी। ना। बाहर तो आप व्यक्त कर ही नहीं रहे, बाहर तो आप एक आदर्श रोल प्ले कर रहे हैं बहुत अच्छे से। ना वर्ड से किसी को महसूस करवा रहे हैं ना कुछ, लेकिन अंदर ही अंदर तो आपको बुरा लग रहा है सामने वाले की बात का। तो अंदर ही अंदर आप जब बुरा मान रहे हैं तो उसको अपने आप को ही आप अंदर ही अंदर जला रहे हैं और अपने आप को ही वो कर रहे हैं, नुकसान बिल्कुल पहुंचा रहे हैं। तो वो रोग के रूप में बाहर आता ही बाहर आता आता है। है। आप वैसे व्यक्त नहीं कर पाए, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आपने दबा लिए अपने इमोशंस अपने अंदर ही, लेकिन तो वो आपका फिर बाहर आएगा रोग के रूप में। कुछ एक भी होता है आपकी कि इच्छा क्रोध भी नहीं हम दबाना चाहिए। एक क्रोध हम बाहर निकाल देते हैं, एक होता है कि हमें शिव जी के गरल कंठ की तरह रहना, ना तो बाहर उगलना है, ना ही अंदर पेट में अंदर तक लेके जाना है, ना बिल्कुल गले में कंठा की तरह ऐसे ही रहना है शिव रहना की। है। और अपनी जो सुंदर इच्छा है मास्टर्स,
वो भी हमें दबाने नहीं है। अगर हमको कुछ तो भी आर्ट फॉलो करना है तो वो करना है, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और इसीलिए अपने पास आनंदो ब्रह्मा जैसा भी प्लेटफॉर्म है ना प्रियंका जी? हाँ बिल्कुल, संडे को 3 to 5 थ्री टू बहुत बढ़िया होता आनंदो है। ब्रह्मा का प्लेटफॉर्म है जिसपे अगर सभी हम प्रोफेशनल एक्सप्रेस करना है, वो चीज हम दबाएंगे तो वो भी चीज अच्छी तरह से अच्छा रिजल्ट नहीं लाएगी हमारे लिए। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया लॉ ऑफ कर्मा। थैंक यू सो मच आरती जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद थैंक यू वननेस मेडिटेशन जी। दुबई के मंच पर आने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच, हम आपको फिर बुलाएंगे, फिर आपको आदर के साथ फिर इनवाइट करें। थैंक यू सो अपना ही मंच है, मैं आती रहती हूँ। मच। बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल हम सभी का मन चाहिए। यस, हम सभी का मंच है। यस, थैंक यू थैंक यू। ओके, चलो, यू ऑल द मास्टर्स, मास्टर्स। कल फिर मिलते हैं, सेम टाइम सेम वे।